तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड यूनिट सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसका ये पहला पार्ट है। इस वाली यूनिट को मैं दो वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है अबाउट द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इट इज द प्लेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये ऐसी जगह होती है न्यूक्लियस के आस पड़ोस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय एल। एल क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हम ऑर्बिटल को मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल है बाय यूजिंग इट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास चार टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ। आई होप आपने इन सबका नाम सुना होगा। ठीक है। एस ऑर्बिटल के लिए जो हमारे एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, एंड आगे आप देख सकते हैं कि डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो कहीं ना कहीं स्पेरिकल होता है शेप में। पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल की शेप में होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है। डी वाला होता है डबल डंबल की शेप में। एंड जो एफ वाला होता है इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये 8 फोल्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको कभी बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एन प्लस एल रूल। ठीक है। तो इस रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी चेक कर सकते हैं। लाइक इसके थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो ऑर्बिटल्स के बीच में कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है। तो देखिए यही लिखा है यहाँ पे, दिस रूल हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जितनी ज्यादा हमारी एन प्लस एल की वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा हमारा ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 2s और 4p में से अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, n और l का सम निकालेंगे। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा n का मतलब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको ही हम n कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो ये हमारे पास 2 है। s s के लिए आपने l की वैल्यू देखी थी, कितनी होती है? 0। ठीक है। तो ये 0 हो गया। तो ये n प्लस एल जब इसका निकालेंगे तो ये 2 आएगा। सिमिलरली इसका 4 और p का मतलब हमारा l कितना होता है? 1। तो 4 + 1 यानी कि 5। तो इससे हमें साफ साफ दिख रहेगा कि 4p की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2s। ओके। सिमिलर वे में अब हम आगे यहाँ पे इन दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं, 3d एंड 3f के बीच में। तो अगर हम इसका n प्लस एल निकालेंगे तो n इसका 3 है एंड l इसका d है, d का मतलब 2। ठीक है। तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे इसका n 3 है एंड f की हेल्प से हम कह सकते हैं ये 3 होगा। ठीक है। तो 3 + 2 5, 3 + 3 6। तो इससे भी हमको पता चल गया कि 3f की एनर्जी जो है वो 3d से ज्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं 3s और 2p में। तो इसका जब हम करेंगे तो 3 + 0 एंड 2p का अगर हम n प्लस एल निकालेंगे तो 2 + 1 आएगा। ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस केस में यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ गई। कभी भी n प्लस एल की वैल्यू अगर आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हम फिर प्रेफरेंस देते हैं n को। जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसका n 3 है और इसका n 2 है, तो ऑफकोर्स इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे n को प्रायोरिटी देते हैं। आई होप आपको इन तीनों एग्जाम्पल से n प्लस एल रूल के बारे में पता चल गया होगा अच्छे से, एंड इसका एप्लीकेशन आप जान पाए होंगे। ऑफबर्ग प्रिंसिपल। ऑफबर्ग प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कभी भी हम फिलिंग करते हैं तो उसको हम इस अकॉर्डिंग करते हैं कि पहले हम कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देन ज्यादा एनर्जी वालों के अंदर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ऑर्डर इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है। तो इसको मैंने आप इसका ऑर्डर सीखने के लिए मैंने आपके लिए ट्रिप बनाई हुई है। देखिए आप इस तरह से आप ये पिरामिड बना लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f एंड इवन आप इससे आगे भी जा सकते हैं, 6s 6p 6d 6f, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आपको करना क्या होगा, आपको जिगजैग का सहारा लेना पड़ेगा। आपको बेसिकली पैरेलल लाइंस बनानी होगी। देखिए पहले पैरेलल लाइन तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास 2s ये 1s फिल हुआ है, तो 1s सबसे आगे आएगा। देन अगेन एक पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे 2s हम फिल हुआ है तो 2s आएगा। देन यहाँ पे करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 2p आ गया, 2p फिर 3s, फिर आप ऐसे फिल करें तो आपको दिख रहा होगा 3p। ठीक है। देखिए 3s हो गया था, 3p, 3p के बाद 4s, 4s। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो ऐसे ये फिल होगा, तो आपको दिख रहा होगा 3d फिर 4p फिर 5s। ऐसे करके आप आगे भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ऑर्डर आ जाता है जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। आपने ये 11th क्लास में भी देखा होगा एंड आई होप आपको ये पहले से आता भी होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। आपको पता है चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अगर ये मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है ए और बी, अगर इनके तीन
क्वांटम नंबर सेम भी है तो भी चौथा वाला डिफरेंट होगा, ठीक है। कभी भी किन्हीं कोई दो अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन है तो उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक ठीक है। तो यही हमें पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें ये कहता है कि कभी भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो पहले हमें उसको सिंगली ऑक्यूपाई करना होता है, देन हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी ये है कि दिस रूल स्टेट दैट डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है जिसके पास जिसमें लाइक एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा स्पेसेस होते हैं। ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर द पेयरिंग स्टार्ट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में कभी भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो पहले उसको सिंगली फिल करेंगे, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, देन दूसरा ऐसे, देन तीसरा ऐसे। आपने एक बार सिंगली फिल कर दिया, देन आप पेयरिंग करेंगे, ठीक है, फिर देन ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, सिमिलर वे में हम यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी फिल करेंगे। पहले हम सिंगल सिंगल फिल करेंगे सबको, और एक बार जब सारे हाफ फिल्ड हो जाएंगे देन हम पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यही हमें कहता है होम रूल। चलिए, फिर हमारे पास इस चैप्टर की सबसे पहली थ्योरी आती है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थ्योरी कंप्लीटली बेस्ड हैगी अपॉन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि अभी हमने देखा है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। जब इनके बीच ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे को ये कवर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं दोनों। तो कभी भी ओवरलैपिंग होगी तो इसके थ्रू हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, यही इस थ्योरी ने कहा था, ठीक है। तो ये देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। देन ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही यहाँ पे ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इन जिनका इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने बनाया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अलग अलग ऑर्बिटल है जिनके पास एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों का स्पिन अपोजिट है, ठीक है। ये वाला क्लॉकवाइज है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। हमने क्या करा, इन दोनों की ओवरलैपिंग करी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों एक साथ आ गए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%। तो ये जो भी ओवरलैपिंग का हमारे पास एक्सटेंड होता है वो 50% से कम होना चाहिए, ये एक जनरल पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोर द ओवरलैपिंग मोर वुड बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा हमारा बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, ओके। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग होने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक होता है पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, और पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू हमारे पास पाई बॉन्ड बनते हैं जिसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड होता है, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड आप देख सकते हैं कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब ये एक एक्सिस पे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर ही यहाँ पे दोनों हमारे एस एस ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर एक दूसरे पे, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग का एक और नाम होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग भी, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा कि एस एस ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड का अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे पीपी ऑर्बिटल पी ओवरलैपिंग हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो अलग अलग पी ऑर्बिटल है हमारे पास है, और ये कहीं ना कहीं पैरेलली, ये जो ऊपर ग्रीन ग्रीन बना हुआ है ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, इसका दूसरा नाम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होता है, आपको ये इन जनरल पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में हमें पहले देखना होगा कि सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब यहाँ पे हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो उसकी हेल्प से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऑन द अदर हैंड कभी भी अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हमारे पास एस 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 पी या फिर पीपी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। वहीं अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे पीपी पीडी और डी डी ओवरलैपिंग होगी तब हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब एक्सटेंड ओवरलैपिंग की बात करें तो ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा ओवरलैपिंग एक्सटेंड होता है, यानी कि ओवरलैपिंग का जो अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं सिग्मा वाले में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंड कम होगा, ओके। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। खुद सोचिए अगर जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतने ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। हम्म? वहीं ऑन द अदर हैंड पाई बॉन्ड हमारा लेस स्टेबल होगा, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम होती है और बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए दो अलग अलग एटम्स के बीच में कभी भी अगर हम सिग्मा बॉन्ड बनाने जाएंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड ही बन सकता है, वहीं अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो एक या दो पाई बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है, दो एटम्स के बीच में। इट कैन बी फॉर्म अलोन, ये अकेले बन सकता है, जबकि जो पाई बॉन्ड है वो कभी भी अकेले नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए तभी पाई बॉन्ड बन पाएगा, ठीक है, अकेले पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं आपके क्वेश्चन पेपर में
ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि डिफरेंशिएट कीजिए बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। जब हम इंटरमिक्सिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है बेसिकली एडिंग। ठीक है, जब हम दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, दो या फिर उससे ज्यादा अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल को हम एक साथ इंटरमिक्स करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो उसके हेल्प से जो नया ऑर्बिटल बनता है, जो नया इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, उसको ही इस प्रोसेस को, इस हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के प्रोसेस को ही हम हाइब्रिडेशन कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल की तरह, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है और दो अलग अलग पी ऑर्बिटल है। इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो हमारे पास एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया जिसको हम sp3 कह रहे हैं। ठीक है, सॉरी sp2 होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, ये मेरी गलती है, sp2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक s और दो p मिलके तीन अलग अलग sp2 ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एक s और दो अलग अलग p मिलके तीन sp2 ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के प्रोसेस को ही हम हाइब्रिडेशन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान रखना होगा हाइब्रिडेशन के बारे में। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ओनली दोज ऑर्बिटल टेक्स प्लेस होज एनर्जीज आर सिमिलर। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हाइब्रिड और उन्हीं ऑर्बिटल के बीच में इंटरमिक्सिंग होती है और उन्हीं ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडेशन का प्रोसेस होता है जिनकी एनर्जीज लगभग सेम होती है। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे वन एस है और दो अलग अलग पी है, तो इनके हेल्प से तीन sp2 बन रहे हैं। ठीक है, तो नंबर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बराबर है, 1+2, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन इज ओनली फॉर द सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट फॉर द पाई बॉन्ड। तो कभी भी हाइब्रिडेशन का प्रोसेस होगा वो सिग्मा बॉन्ड के लिए ही वैलिड होता है एंड पाई बॉन्ड का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। हाइब्रिडेशन कैन गिव ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर। तो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडेशन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे? स्टेरिक नंबर की हेल्प से। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है इसको हम अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके पास एक ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग हाइब्रिडेशन दे रखी है, जैसे sp sp2 sp3 sp3d और sp3d2। ठीक है, तो sp कब बना होगा? सबसे पहले sp से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, sp कब बना होगा? जब हमने एक s और एक p को आपस में इंटरमिक्स किया होगा। सिमिलर वे में sp2 कब बना होगा? जब एक s दो p को ऐड करा होगा। sp3 एक s तीन p, sp3d एक s तीन p और एक d, sp3d2 एक s तीन p और दो d। ठीक है, तो जब हमने ऐसे इंटरमिक्सिंग करी होगी तब हमारे पास ये रिस्पेक्टिवली और हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे। ठीक है, स्टेरिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम ऐड करें, जैसे आपको दिख रहा होगा एक s एक p है तो 1+1 2, एक s दो p है तो 1+2 3, एक s तीन p है तो 1+3 4, एक s तीन p और एक d है तो 1+3+1 5, एक s तीन p और दो d है तो 1+3+2 यानी कि 6। ठीक है, आपको इनकी ज्योमेट्री याद रखनी है। sp की ज्योमेट्री लीनियर होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ आपको याद रखना है। ठीक है, sp2 का ट्रायंगल प्लेनर होता है, sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, sp3d2 का ट्रायंगल बाइपिरामिडल होता है और sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, आपको ये सारी ज्योमेट्रीज विद अलोंग विद द स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब ये है हमारे पास इस चैप्टर का अभी तक हमने जितना पोर्शन करा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हाउ टू चेक एंड प्रेडिक्ट हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की हमें कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडेशन उसका कितना है, क्या है, और उसकी ज्योमेट्री के बारे में कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पास स्टेरिक नंबर का हम यूज करते हैं इसके लिए, जेड, जो हमने पहले बात करी थी ना, स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम किसी भी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब ये स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम अपोजिट ऑफ चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम का मतलब हो गया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए हमसे कोई कह रहा है NH3 माइनस का हाइब्रिडेशन चेक करो, तो हम क्या करेंगे? पहले इस फॉर्मूला को कैलकुलेट यूज करेंगे। ठीक है, जेड निकालेंगे, हाफ वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम यानी कि जो मेन आपको दिख रहा होता है, तो यहाँ नाइट्रोजन आपको दिख रहा है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसके अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें तो 2,5 आएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 लिखा। अपोजिट ऑफ चार्ज, अगर इसके पास माइनस का चार्ज है तो हम यहाँ पे प्लस का चार्ज लिखेंगे, +1। ठीक है, -1 था तो +1 लिख दिया। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, तो कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम दिख रहे हैं आपको? 3। हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ही आता है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, अब देखिए हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, 9/2। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पे मुझे -2 लेना चाहिए था। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे +2 लेना होगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसका भी देख लीजिएगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10/2 आ गया। यानी कि इसके हल से हमें पता चल गया कि इसका Z 5 है, और Z किसके लिए 5 होता था, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो स्टेट नंबर है ये Z ही है। इसकी 5 किसके लिए, sp3d के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3d, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा। तो इसका हाइब्रिडेशन हमने कैसे कैलकुलेट ऐसे कर लिया, और इसकी ज्योमेट्री कितनी होती है sp3d की, sp3d sp3d की हमारे पास ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये भी हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बाकियों का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे SF4 है, तो इसका Z कैलकुलेट करते हैं। एस एस यानी कि सल्फर, सल्फर का आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखिए सल्फर का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। तो इसका होगा 286, यानी कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो 6, कोई भी इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है तो नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, तो 5+4, सॉरी 6+4 10, 10/2, यानी कि अगेन ये भी वही आ गया sp3d, ठीक है। तो इसका भी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा ज्योमेट्री, ओके। चलिए अब अगला देखते हैं SO3 2-, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ एस का भी हमने चेक करा था, तो यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे। चार्ज का उल्टा करेंगे, यहाँ पे -2 लिखा था, यहाँ पे +2 लिखेंगे। और यहाँ पे कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं दिख रहा आपको, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे 0, यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो ये 8/2 यानी कि 4 आ गया। 4 का मतलब हो गया ये sp3 है, ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन। और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने कितना आसान था ये निकालना। अब एक बार इसका भी चेक कर लीजिए, ठीक है। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का आपको पता होना चाहिए कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, दो क्लोरीन है, दो फ्लोरीन है, तो 2+2 यानी कि 4 हो गए, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया, कभी भी आपका Z जो होगा वो फ्रैक्शनल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9/2 आ गया, तो ये गलत है। इसमें मैंने कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर करा होगा, हो सकता है यहाँ पे एक क्लोरीन कम होना चाहिए, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे एक क्लोरीन कम होगा, ठीक है। यहाँ पे FCl होगा, PClF2 होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें हमारे पास मोनोवैलेंट एटम की, तो वो 1+2 यानी कि 3 हो गए। तो बेसिकली 8/2 यानी कि 4। तो ये भी हमारे पास sp3 आ गया टेट्राहेड्रल। कभी भी स्टेरिक नंबर हमारे पास फ्रैक्शनल नहीं आएगा, ठीक है। डेसिमल में नहीं आ सकता, फ्रैक्शनल नहीं आ सकता, हमेशा वो नेचुरल नंबर में ही आएगा, ठीक है। चलिए, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, वीबीटी की लिमिटेशन क्या थी, इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए हम वीबीटी की हेल्प से इस शेप के बारे में कुछ भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हमने जो भी चेक करा था, जो ज्योमेट्री हम चेक कर रहे थे वो ज्योमेट्री थी। ज्योमेट्री और शेप दो अलग अलग चीजें होती हैं, ओके। तो शेप के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं लग रहा था वीबीटी की वजह से, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है। इट फेल टू प्रेडिक्ट अबाउट मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मैग्नेटिक नेचर के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था मॉलिक्यूल का। मैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, इसके बारे में हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वीबीटी की कमी है। और थर्ड पॉइंट आएगा, इट फेल टू प्रेडिक्ट अबाउट द एनर्जी ऑफ द बॉन्ड, एनर्जी के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं। एक बेंट रूल, तो बेंट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वुड ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड द लोन पेयर वुड ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। तो आप ये सोचेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन होता क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। तो आपको याद हो हमने जो लास्ट की दो हाइब्रिडेशन पढ़ी थी, यानी कि sp3d और sp3d2, ठीक है। यानी कि बेसिकली ट्रायंगल पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये जो दो हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, इसकी ज्योमेट्री आपको याद होगी, कुछ इस प्रकार दिखती थी, और ऑक्टाहेड्रल की कुछ इस टाइप से। तो ये जो अप एंड डाउन वाली पोजीशंस जो होती हैं, ठीक है, ये वाली जो वर्टिकल पोजीशन है, इसको ही हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और इसके अलावा ये जो बाकी पोजीशंस होती है इनको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशंस, ठीक है। तो यही हमारा ये रूल जो हमें कहता है कि जो हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसको हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही लेना चाहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं तब ज्यादा चीज समझ आएगा, ऐसे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन है SCl2F2, तो अगर इसका हम Z कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ 6, जो सल्फर होता है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम इसमें कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, दो क्लोरीन दो फ्लोरीन, तो ये बेसिकली आ गया 10/2 यानी कि 5। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो गई वो हो गई हमारे पास sp3d, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे दिखेगा। तो आपको पता है सेंटर पे तो अपना सल्फर आएगा ही आएगा। अब ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है ऊपर नीचे, ये कौन ऑक्यूपाई करेगा, क्लोरीन या फ्लोरीन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर पता ही है पहले से।
ठीक है, तो फ्लोरीन जो होगा वो ऊपर नीचे आ जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और बाकी सारी पोजीशन पे कौन आएगा, क्लोरीन। ठीक है, बस यही रूल ये कहता है। अब जैसे यहाँ पे जेनोन ऑफ O2F2 वाला ये वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम जेड कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है जो जेनोन होता है वो नोबल गैस होती है, नोबल गैस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ही मोनोवैलेंट एटम है, F2 है। ठीक है, और कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज वर्ज लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये भी 10/2 आ गया, यानी कि इसकी ज्योमेट्री भी होगी sp3d। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लिया हमने। तो अब आपको पता है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है ऊपर नीचे वाली, वो तो फ्लोरीन लेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, बाकी दो पोजीशन पे दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन आ गया। अब ये जो पोजीशन जो लेफ्ट रह गई है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो लॉन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा लॉन पेयर ने एक्सियल पोजीशन ली है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास ये यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम एक बार फटाफट से इसका रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स एंड उनके टाइप्स देखे थे। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और उसके टाइप देखे थे SP, DF, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एस का शेप स्पेरिकल होता है, पी का डम्बल होता है, डी का डबल डम्बल होता है, एफ का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, N+L रूल देन हमने देखा था। N+L रूल के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा N+L की वैल्यू होती है, उतना ही ज्यादा हमारा ऑर्बिटल क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल ने हमें क्या कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन को हम फिलिंग करेंगे तो उसको कुछ इस प्रकार करेंगे कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे, देन ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे। ठीक है, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के कभी भी चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है, वुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वुड्स रूल ने यही कहा था कि कभी भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो पहले उसको सिंगली ऑक्यूपाई करवाएंगे, देन हम क्या करेंगे, देन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, देन हमने सबसे पहले अपनी थ्योरी पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीटली बेस्ड अपॉन किया है ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जितना ज्यादा हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और ओवरलैपिंग होती है उतना ही ज्यादा बॉन्ड्स ज्यादा होती है। एंड बाकी हमने इसके बारे में जो डिटेल है वो अपने पीछे देखी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है हमारे पास, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये दोनों, ये इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या था, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या था, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा वाले का हमें कहीं ना कहीं पता है, ये SS, SP और PP वाले ओवरलैपिंग से बनता है। पाई वाला क्या होता है, PP, PD और DD वाले ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग एक्सटेंड सिग्मा में ज्यादा होता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और इसका उल्टा हम बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड के लिए इसकी ओवरलैपिंग कम होगी, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, ज्यादा स्टेबल सिग्मा होता है, कम स्टेबल पाई होता है। ठीक है, और ऐसे ही दो चार पॉइंट और है जिसको हमने डिस्कस कराई था। देन हमने पढ़ा था हाइब्रिडेशन क्या होता है। हाइब्रिडेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इंटरमिक्स करते हैं जिससे हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, और फिर हमने इसकी कैलकुलेशन देखी थी, हम कैसे स्टेरिक नंबर की हेल्प से हाइब्रिडेशन किसी भी चीज की कैलकुलेट कर सकते हैं, और ज्योमेट्री के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। देन हमने लास्ट में देखा था बेंट रूल। बेंट रूल ने क्या कहा था, जो भी हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रेफर करता है, और जो लॉन पेयर होता है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ये चैप्टर नहीं, मतलब ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, और जब तक आप सारे वीडियो देखते रहिए, इसकी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड ऑलरेडी कर लिया है। पहले जो बात की यूनिट्स हैं वो उनको भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।